साहस सरोकार। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके भाई पर सोमवार रात फायरिंग की एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमलावर 3 गाड़ियों से आए थे। हमले में धीरज के भाई के साथ साथ 3 लोग घायल हो गए। हालांकि किसी को भी गोली नहीं लगी। सभी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनको भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया गया। बता दें, इससे पहले भी ब्लॉक प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मारपीट हो चुकी है। इसमें धीरज ओझा के विरोधी विनोद दुबे और उनके समर्थकों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो वहीं सोमवार को परेड के दौरान मचे घमासान के बाद देर शाम बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा पर नगर कोतवाली के बाबागंज इलाके में हमला किया गया। इस दौरान उन पर और उनके भाई पर 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो आप डीएम आवास पे मिले थे, वहाँ मैंने मीटिंग किया। डीएम आवास पे मिला मैं, और वहाँ से मिलकर मैं अपने घर पे मैं आ रहा था, और ये लोग पहले से घात लगाए यहाँ बैठे थे। तो वो थार है, एक सफारी, हम समझ नहीं पाए, गाली दे के दौड़े, और उसके बाद जो है एक लड़का फायर किया, बच गए हम। हमारे गनर लोग सब बहादुरी काम किए, वो लोग बचाए, लेकिन पब्लिक दौड़ा ली। एक आदमी पकड़ा गया, 2 गाड़ी पकड़ी गई, एक जो है वो सफारी पकड़ी गई, 2 थार और शीशा जो है काला लगा है। कौन लोग थे? वे सब विनोद दुबे के आदमी हैं, अपराधी दुर्गेश दुबे सबके, उन्हीं के आदमी। अभी डीएम आवास पे भी गए थे, हम लोग को धमकी वहाँ भी दिए थे। मैंने आपको वीडियो बताया था, हमको वहाँ की बाहर निकलो तो वो गोली मार देंगे। तो वही लोग यहाँ पर आए। फायर भी हुआ आपको? हाँ, फायर हुआ, वहाँ सब देखे। और उसके बाद जब पिस्टल से वो गिर गई, तो वो जो सब्जी वाला है, सब्जी वाले से जो है कैरेट लेके उससे जो है हमला किया गया। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि वो 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। बता दें, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा निकाली थी। हमने सोचा कि अगर हम इसी तरह की दिल्ली न्याय यात्रा निकालेंगे तो हम निश्चित रूप से जनता से बातचीत कर पाएंगे और उनके मुद्दों को भी जान पाएंगे। बता दें, ये यात्रा 8 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर को समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान हम लोगों से उनकी 10 साल की परेशानियों के बारे में जानेंगे। दिल्ली की न्याय यात्रा 4 फेज में होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी के दिखाए रास्ते पर चला जाए तो राजधानी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देगा। सभी मेरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ ये यात्रा हम करेंगे। ये दिल्ली की यात्रा 8 तारीख को, जैसे मैंने कहा, 8 नवंबर को राजघाट से शुरू होगी। ये 4 फेजेस में हमारी यात्रा रहेगी, और 4 फेजेस में पहला फेज, जैसे मैंने कहा, कि राजघाट से शुरू होगा, और ये जो पहला फेज होगा ये लगभग 16 विधानसभाओं को टच करेगा। इसके बाद दूसरा जो फेज रहेगा वो 15 तारीख से शुरू होगा और 20 तक ये चलेगा। इसमें भी हम लगभग 18 दिल्ली की विधानसभाओं को टच करने का काम करेंगे। इसके पश्चात तीसरा जो फेज होगा वो 22 नवंबर से शुरू होगा, 27 नवंबर तक चलेगा, और इस फेज में भी हम लगभग 16 विधानसभाओं के बीच से गुजरते हुए, लोगों से दिल की बात सुनते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। फाइनल फेज जो 29 तारीख से शुरू होगा, 29 नवंबर को, वो 4 तारीख को 4 दिसंबर तक चलेगा, और इसमें लगभग हम 20 विधानसभाओं को लोगों के पास जाएंगे, उनकी दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है ये जो न्याय यात्रा, देवेंद्र यादव जी, आप जो ये न्याय यात्रा की बात आपने शुरू की, मुझे लगता है बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे हम उस वक्त की दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली जो आपने नारा दिया, बहुत अच्छा नारा है, कांग्रेस वाली दिल्ली और आज की दिल्ली में जो अंतर है वो भी दिखा पाएंगे। हर स्तर पे दिल्ली के साथ पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है,
और हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, हमारी नेता प्रियंका जी, इन सबके जहन में एक शब्द जो दिन रात 24 घंटे गूंजता है, वो शब्द है न्याय। और वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो इस शब्द को जीते हैं। वो शब्द बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में भी है। वो शब्द, उसी शब्द पर यह संविधान स्थापित हुआ है। और दिल्ली देश की राजधानी के साथ ऐसा अन्याय हो और हमारी आंखों के सामने हो, कोई कांग्रेसी रात को सो नहीं पाएगा इस तरह का अन्याय देखकर। मुझे लगता है हम में से किसी को नींद नहीं आती होगी इस तरह का अन्याय देखकर। सपनों की दिल्ली बनी और वो खत्म हो गई। तो आइए सब मिलकर हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि अगर कोई उम्मीद की नजर है, कोई भी उम्मीद से देख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। उनकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है। सभी मेरे तो वहीं कानपुर में जिम ट्रेनर द्वारा एकता गुप्ता की हत्या कर डीएम कंपाउंड में शव दफनाने के मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों काफी समय से रिलेशन में थे। जब जिम ट्रेनर की शादी फिक्स हुई तो एकता विरोध करने लगी। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, जिसमें जिम ट्रेनर ने एकता गुप्ता की हत्या कर शव को डीएम कंपाउंड में दफना दिया। वहीं इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में गुनाह करने वाले बेखौफ घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक हत्या का साहस और फिर जिलाधिकारी के आवास के पास लाश को दफनाने का साहस बताता है कि गुनाह करने वाले भाजपा राज में किस तरीके से बेखौफ घूम रहे हैं। तो वही एनसीपी ने बारामती से अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। शरद पवार पद में योगेंद्र पवार के दादा लड़ेंगे। बता दें कि वही योगेंद्र अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी बुआ और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लिए प्रचार किया था। वहीं इस पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि एनसीपी संरक्षक शरद पवार ने परिवार में फूट डाली और उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। पहले मैंने गलती की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो दूसरे लोग भी गलती कर रहे हैं। बता दें अजीत ने ये बात बारामती सीट से सोमवार को नामांकन भरने के बाद एक रैली में कही। उनके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी नामांकन दाखिल किया। बड़ा है, उससे ज्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब जैसे नेता खड़े हैं और सबसे ज्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। ये अप्पा साहब पवार हो या तात्या साहब पवार हो, मेरे दूसरे चाचा माधव पवार, इनको हम प्यार से बासाका कहते थे, इन सब का जो आशीर्वाद और प्यार 6 दशकों से पवार साहब के साथ रहा है, मारुति राया का रहा है। और सबसे बड़ा ये जो बारामती की माई बाप जनता है, उनका आशीर्वाद, यही एक प्यार के रिश्तों से बांधा हुआ। क्या प्रार्थना की आपने भगवान से? मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला हो, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो और दिक्कत में आया जो किसान हो उसको न्याय मिले। इनके पास अगर पैसा है तो अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए अरबों रुपया है। यहाँ बैठी आम जनता, यहाँ बैठे महिलाएं हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लाखों का बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ? बिजली का माफ हुआ है? और 200 यूनिट की बिजली का हम लोगों ने आपको फ्री कर दिया है। अब आने वाला समय में एक भी बिजली का बिल हमारे गांव देहात में किसी को नहीं मिलेगा। इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है लोग केवल ठगने का काम करता है, बड़ा बड़ा भाषण देगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा।
अद्भुत है। बीजेपी जहां सत्ता में नहीं आती, ऑपोजिशन के लोग अगर सरकार बनाते हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक जिस चुने हुए सरकार को बनाती है, ये भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उस जनता की सरकार को खत्म करने का प्रयास लगातार झारखंड में किया गया।